तो शुरुआत करते हैं वर्ण प्रकरण से। ठीक है, तो वर्ण प्रकरण में जिनके पास पुस्तकें होगी वो आप पुस्तक रख लेंगे, निकालेंगे नहीं, क्योंकि सुनना है वही चीज आपको बताना है। क्योंकि प्रायः आप सभी लोग पहले इसे देखे ही हैं। तो वर्ण जो है, वर्ण से हमने देखा तो संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत व्याकरण जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वर्ण की चर्चा होती है। तो वर्ण की चर्चा होती है तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के पास जाने से पहले थोड़ा सा कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ है उनका, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है प्रायः 8 अध्यायों में है। ठीक है, और एक अध्याय में 4 पाद है। तो 8 अध्याय में 4-4 पाद हुए तो 32 पाद हो गए। अब किन्हीं को सवाल ये हो सकता है कि आखिर पाद उसमें क्या होता है। तो अगर कोई 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो मैथ की किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक मिलता है अध्याय, जैसे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ऐसे करके। और उसके बाद मिलता है प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही है, 8 अध्याय हैं, 32 पाद हो गए। और उसमें सबसे वर्ण का जो शुरुआत है उसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र मिलता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश बताए जाते हैं, यानी 14 है। जो मैं उच्चारण भी एक बार कर देता हूँ। अ इ गुण रि लिरिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभई घढ़रस जब गढ़दस ख फ छ ठ थ च ट तप कपय ससर हल। ये माहेश्वर सूत्र हुए। इनमें किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या यहाँ पर बोल दिए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब आपके पास इसका पीडीएफ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा माहेश्वर सूत्र क्या है। और जो लोग जान रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। जी, मुझे हम लोग तो जान रहे हैं। हाँ, प्रायः जो नहीं जान रहे उनके लिए हमने कहा, क्योंकि ये अटपटा जी। दिख रहा है। हम तो जब पढ़ते थे तो हाँ, आरंभ में अटपटा दिखता था, ये क्या हो रहा है, तो होता है। उसके पहले वो सरस्वती माँ वाला भी बोल देते, नत्वा सरस्वती देव। आवश्यकता नहीं है, वो जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी में फिर चले जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो है ये जान गए। अब उसके अनुसार जो है वर्णों की संख्या बताए गए हैं 42। माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो हम लोग देखे हैं तो संस्कृत में जो है वर्णों की संख्या बताए गए हैं 42। अगर आप कोई और ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको कहीं 61 भी मिलने वाला है, 63 भी मिलने वाला है। तो कोई भी कुछ भी बोल दे कि अगर इतना वर्ण है तो थोड़ा सा संशय कर करके आप केवल ये जानकारी ले लें कि किस ग्रंथ में इतना है। ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, 42 पढ़े हैं वर्ण। और वर्ण क्या है, तो ध्वनि के उस मूल को वर्ण कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, नहीं किया जाता हो, वही वर्ण है। और जब हम लोग पहला दूसरा में पढ़ते थे आंगनबाड़ी के जमाना में, यानी आरंभ में, तो हम लोग को एक किताब मिलती थी मनोहर बाल पोथी। उसमें सबसे पहले लिखा होता है वर्णमाला। तो आखिर वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण का समूह होगा उसे वर्णमाला कहें। और वर्ण किसे कहें, तो ध्वनि के उस मूल को वर्ण कहे हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। अब जो है संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये दोनों की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत है और हिंदी है, और बाकी भी अन्य हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब यहाँ वर्ण जान गए, तो वर्णों का समूह जो हो रहा है उसको वर्णमाला हमने कहा।
वर्णों की संख्या हमने 42 कहा, संस्कृत की बात कर रहा हूं, 42। अब जो वर्ण के जो है भेद वहां पर हो, वर्ण के भेद हैं, तो प्रायः हम लोग पढ़ते हैं वर्णों का जो है 2 भेद है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण के जो है 2 भेद हो गए, एक का नाम अच हुआ, दूसरे का नाम हल हुआ। अब संशय ये हो सकता है, अच बोल रहे हैं और हल बोल रहे हैं, ये क्या है? तो अच का मतलब स्वर है और हल का मतलब क्या है? व्यंजन है। अब कहेंगे अगर स्वर का नाम अच है तो कैसे है? तो आपको आगे चल के एक प्रत्याहार मिलने वाला होगा, जिसका सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता। तो प्रत्याहार का मतलब है संक्षिप्त। जैसे वर्णों को संक्षिप्त करने के लिए एक प्रत्याहार आता है, तो प्रत्याहार का नियम ये है कि माहेश्वर सूत्र में जो जो आदि वर्ण होंगे, एक आदि वर्ण को पकड़ना है और एक अंत्य को पकड़ना। तो अंत वो होता है जो इत संज्ञक वर्ण होता है। माहेश्वर सूत्र देखेंगे उसमें कुछ में हलंत लगा हुआ रहता है, तो हलंत लगा रहता है उसको पकड़ना है, और आदि वाला पकड़ना है, और बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सब वर्ण रहेंगे और आदि का की भी गिनती होगी, लेकिन अंत की गिनती नहीं होगी। तो अच कहने से स्वर का बोध होता है और हल कहने से व्यंजन का बोध होता है। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो उसमें बोला जाता है कि 2 बार ह आता है, एक ह वर्ग के हकार में जो ह हुआ और एक हल में ह है। तो इनमें से एक ह को कम कर दिया जाता है, नहीं तो 43 हो जाते। एक ह को गायब करते हैं तो 42 वर्ण। और वर्ण 2 भागों में है, यानी एक का नाम स्वर है और दूसरे का नाम क्या है? व्यंजन। अब स्वरों की संख्या होगी, तो स्वरों की संख्या 9 बताए गए। स्वरों की संख्या 9 है। आखिर कौन कौन है? तो आप ध्यान से सुनेंगे। अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ। अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ। अब एक संशय यहाँ फिर हो गया। क्या संशय है? ए के बाद हमने तो ए पढ़ा है, ओ के बाद हमने औ पढ़ा है, लेकिन हमने क्या कह दिया अभी? ए, ओ, ऐ, औ। अब जो माहेश्वर सूत्र में ऐसे लिखने का अनेक कारण है, ठीक है, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो हम लोग का समय इसी में रह जाएगा। अब जो है स्वर वर्ण हो गए 9। अब स्वर के भी भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के भी जो होते हैं भेद हैं, तो स्वर के भेद कौन कौन हो जाते हैं? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने वर्ण के कितने भेद बताए हैं मीरा महोदय, आप बताएंगे जरा? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के भेद 2 बताए हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे नहीं, वर्ण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक का नाम अयोगवाह, ठीक है। तो प्रायः हमें 2 ही कहना है, लेकिन जब कोई कहे कि नहीं इसके बारे में विशेष रूप से, यानी आपको बुलवाना चाह रहा है कि आप जो है उसे भी बोले। हाँ, वो जानकारी है कि नहीं। हाँ, तो अयोगवाह कहना है। एक जी, अयोगवाह होते हैं, 3 भेद हो गए। तो 3। अयोग नाम कैसे पड़ा? तो योग न अयोग, यानी जिसका योग नहीं होता उसका नाम अयोग होता है। तो अयोगवाह का मतलब क्या हो गया? कि उसका योग नहीं है, यानी माहेश्वर सूत्र में या पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में योग नहीं होने के कारण इसका नाम अयोगवाह पड़ा। अयोगवाह वर्ण कितने हैं?
ये भी चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर अपने विषय पे हैं। तो एक स्वर है, तो स्वर के हमने 3 भेद देखा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो स्वर हैं कितने? गोपाल महोदय तो उधर है। ममता महोदय आप बताइए, स्वर कितने हैं? स्वर 2, स्वर 2। और स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद 42। 42। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा, जब बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। जी जी महोदय। दीपा महोदया, दीपा महोदया घर पर है ना? हाँ, नमो स्वर। नमः महोदय। हाँ, स्वर कितने हैं? स्वर 42, स्वर 42 की वर्ण 42? क्षम्यताम। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं, 1-2 बार में आपको हो जाएगा, चिंता नहीं करने की बात है। स्वर 9 होते हैं, दो हाँ, स्वर तो 9 सुनिएगा होते ममता हैं। महोदय, ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्णों की संख्या जो है 9 होते हैं। स्वर के भेद भी 3 है, 2 नहीं है। 2 जी किसका है? तो 2 वर्ण का भेद है। ठीक हाँ है। जी जी। हाँ महोदय। इसके बाद जो हो गया, स्वर का भेद हमने देखा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर में जो है, स्वर की संख्या तो 9 देखा, लेकिन जैसे आते हैं ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है 5। ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है? तो 5। इसमें अ, ई, उ, री एवं लृ है। अ, ई, उ, री एवं लृ, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर है। अब जो है आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। तो दीर्घ स्वर जो है 8 है। अ का दीर्घ आ होगा, ह्रस्वकार का दीर्घिकार, ह्रस्वकार का दीर्घकार, री री ह्रस्व रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा उसका। तो 4 ये हुए, और लड़ी का दीर्घ नहीं होता है। और ए ओ आई ओ, ये 4 और इधर 4, 4 4 8 हो गए दीर्घ स्वर। तो स्वर 9 है, ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 8 है। इसके बाद ह्रस्व दीर्घ हो गया, तो प्लुत की बात कर ले रहा हूं। तो प्लुत वर्ण जो है लिखे नहीं जाते। प्लुत वर्ण लिखे नहीं जाते हैं, वो केवल उच्चारण में आता है। जैसे हमने बोला महोदय, तो जो अंतिम में आए जुड़ रहा है वो जो है प्लुत आ जाता है। ऐसे लघु सिद्धांत कौमुद में हे कृष्ण अत्र आगच्छ, अत्र गोस्त्यरति, ऐसे करके वगैरह वगैरह होता है। और संगीत में जो है प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो चाहिए कि लिख करके आप बताइए कि प्लुत स्वर कैसे, और लिख देना है, उसके बाद 3 की मात्रा दे देनी, यानी 3 लिख देना है। 3 लिखना है तो बराबर में नहीं, थोड़ा नीचे से लिख देंगे 3, तो हो जाएगा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर अगर कोई कहे कि कितने हैं तो 9 बता देना चाहिए। पहले तो कहना है कि इसे लिखा नहीं जाता है, और लिखने की बात हो जाए तो 3, यानी कि अ लिख करके 3 मात्राएं दर्शा करके वो लिख देंगे। और कितने होंगे तो वर्ड संख्या 9 बता सकते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो रहे हैं सभी को? हाँ महोदय। जी हाँ महोदय, स्पष्ट है। हाँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट ला दे रहा हूँ, ताकि जो हमसे जो पूछने वाले होते हैं वो उलझाने वाले होते हैं, और इसी में उलझा देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, तुम ये नहीं बताए, तो शंकाएं ना रह जाए। इसके बाद आते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन वर्णों की संख्या अनिल महोदय ही बताएंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 33। अब 33 जो है व्यंजन है, और स्वर की संख्या 9 बताएंगे। तो 9 और 33 को जोड़ देंगे तो क्या होगा ममता महोदया? 9 और 33, 42। हाँ 42 होंगे। तो 42 वर्ण है, और 33 क्या है? तो व्यंजन है।
अब हाँ 33 महोदय। व्यंजन है तो व्यंजन का भी भेद होगा, इसका भी 3 ही भेद बताया गया है। संयुक्त को भेद नहीं बताया जाता है। क्या अभिप्राय हो मैं बताता हूँ इसके बाद। तो सबसे पहले हमें चलना है तो स्पर्श नाम का स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन से ये समझ में आता है कि वर्ग में रहने वाले को वर्गीय कहते हैं। पाणिनि जो लिखे उसे पाणिनीय कहते हैं, वाल्मीकि जो लिखे उसे वाल्मीकि कहते हैं। तो वर्ग में रहने वाले को वर्गीय कहेंगे। तो वर्गीय व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 25 है। वर्गों की संख्या कितनी होगी तो 5 है। अब नाम जो रखा जाता है अगला को टारगेट करके नाम रखा जाता है, यानी कि जो पहले होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो आरंभ करते हैं तो क से शुरुआत है, क ख ग घ इय, ठीक है ना ममता महोदय? क ख ग घ इय, क ख ग घ इया। हाँ ठीक है। बोलो। क आगे ख बढ़े। ग घ अंग होता है ना, अंग। तो क्षम्यता गड़बड़ हो गया, हम नहीं ध्यान दिए थे। तो हाँ क महोदय। ख ग घ क्या है? अंग है। तो क हाँ। वर्ग में वर्णों की संख्या 5 हो गए। हाँ। च वर्ग में वर्णों की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। च में 6। हाँ, च छ ज झ इय 6 हुआ ना? च छ ज झ इया 5 हुआ ना महोदय? 5 है। तो ट वर्ग में 6 हो जाएगा। तो ट में भी तो 5 है। ट वर्ग में 5 होगा। टवर्ग, ये तो 5 है। टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये यानी सब तो जितने 5 भी 5। वर्ग हैं तो सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। वर्ग कितने हो हाँ। गए? 6 6 ना? 6। अरे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हाँ। हुआ ना 6? हाँ। 5 हुए। अच्छा 5 ही हुए, अच्छा। तो 5 वर्ग तो हैं, 5। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33। कितनी हो गई? नहीं, 25। 25 25। 25। अच्छा 25 हो गए। यानी स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। 5 वर्ग है, एक वर्ग में 5 वर्ण हो रहे हैं। चलिए, तो एक स्पर्श व्यंजन तो हो गया। अब व्यंजन का दूसरा भेद कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो है य व र ल होता है। 4 वर्ण है, य व र ल। अब कहेंगे य र ल वो हमने पढ़ा है, तो आप हिंदी में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ य जी। व र ल पढ़ते हैं। इससे हमें पता यन पढ़ते में पढ़ते यन क्या है? यन संधि में पता चल पाता है कि य व र ल क्यों लिखा गया, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण का दूसरा नाम और क्या है? तो यन बोलते हैं, यन प्रत्याहार। यन प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, य व र ल। तो 25 और 4 कितना हो गया ममता महोदया? 30। कितना? 29 29 29। 29। और इसके बाद 4 है उष्म वर्ण, यानी उष्म व्यंजन, जो तीनों सकार है और एक हकार है। स स स ह। इसे ऐसे बोलते हैं, स स स ह, स स स स स ह। स ह। ये 4 हो गए, तो 29 4 कितने हो गए? 33 33। यानी व्यंजन वर्णों की 33। संख्या 33 है। अब जी आइए महोदय। संयुक्त व्यंजन नाम का भी कुछ है। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब संयुक्त स्वर भी होता है और संयुक्त व्यंजन भी होता है। यदि संयुक्त वर्ण कोई कहता है तो सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? तो संयुक्त व्यंजन की ओर ही जाएगा। इसलिए स्वर जब भी बताना हो तो कहना है कि संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर का दूसरा नाम है दीर्घ स्वर, या दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे थे, तो अक्ष, त्र और ज्ञ, और इसके अलावा एक स्र आता है, हमने गूगल करके देखा है।
तो गूगल में बोला कि संयुक्त व्यंजन भी 4 है। और भी आप बना सकते हैं, जैसे राजेंद्र कोई लिखता है तो राजेंद्र में द में र है। महेंद्र, जितेंद्र, विद्वान लिखते हैं तो द में वो आता है, वो भी संयुक्त व्यंजन आता है। यानी संयुक्त व्यंजन तो बनाए जाते हैं, लेकिन गूगल भी बोला तो कोई गलत नहीं है बोला होगा। तो गूगल की भी बात हमने रख करके संयुक्त व्यंजन 4 हमने जाना। अगर पहली बार अगर कोई ऐसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो अनेक होते हैं तो बनाए जाते हैं, लेकिन नहीं मैं संख्या चाहता हूँ कि आप संख्या बोले, तो कह देना है कि हमने गूगल में देखा है कि 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। और प्राय पुस्तक में भी ये लिखे हुए होते हैं। यहाँ तक हो गए। इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो छूट गई, वो आप बताने का कार्य करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। संयुक्त वर्ण में तो हम 3 ही पढ़े हैं, लेकिन गूगल से दिया हुआ है। क्या मैंने संयुक्त वर्ण में हम तो 3 ही पढ़े हैं, हमने आपको क्या पहले बोला? व्याकरण का आप 4 बताए हैं। व्याकरण के बुक में व्याकरण के बुक में सरा नहीं दिया गया है। हाँ, आप अब समझ गए, त्र दिया हुआ है, अब देखे हैं। तो फिर अच्छा, त्र जो बताया सर। अक्षत्र ज्ञ अस्त्र 4 को दिया हुआ है ना। हाँ, अक्षत्र, ज्ञ और स्र। आप सर थोड़ा सा देख लीजिए ना, संयुक्त सर्च कर वर्ण लीजिए, ठीक है। जैसे हमने जी महोदय। किताब में दिया गया है, देखिएगा बढ़िया से। अच्छा, थोड़ा ठीक सा ठीक। आप गूगल क्या बताएगा, गूगल से पहले किताब में दिया है। हाँ, बुक में दिया हुआ है। दिया हुआ तो आप आराम से देख लेंगे। जी महोदय। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं। अब सुनिए, अब जो है स्वर की ओर आते हैं। अब जो है स्वर कहते किसे हैं, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता हो उसे स्वर कहते, ठीक है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, स्वयं होता है, खुद से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या हमने 9 जाना, और स्वर के 3 भेद जाना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व वर्ण का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर होता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर से पता चलता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण एक मात्रा काल में होता, एक मात्रा काल के बराबर से होता, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ का मतलब है जिसमें 2 मात्राएं का प्रयोग होता, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण में 2 मात्राएं लगे, 2 मात्राएं लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे दीर्घ बोलते हैं। और दीर्घ का दूसरा नाम क्या हमने जाना है, संयुक्त स्वर। इसकी संख्या भी बताया हूं पहले, 8 होते हैं। इसके बाद जो है प्लुत स्वर, इसके बारे में हमने बोल ही दिया। तो इसे त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। त्रिमात्रिक का मतलब है जिसमें 3 मात्राएं हो, 1 मात्रा, 2 मात्राएं, 3 मात्राएं। और जो है इधर आ जाते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन को अर्धमात्रिक कहते हैं, अर्धमात्रिक व्यंजन। ऐसा ही है क्या सरिता महोदया? नहीं, अनिल महोदय पिछले दिन बता क्यों रहे महोदय? व्यंजन को क्यों क्या महोदय? कहते हैं, व्यंजन को कै मात्रिक बोलते हैं? अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान में आधा मात्रा की समय लगता है। अर्धमात्रा के बराबर समय लगता है। अब देखिए, इस पुस्तक में आप देखे थे महोदय 4, बताइएगा जरा सरिता महोदया। ये व्याकरण में ये सूर्यमिका व्याकरण है, उसमें हम देखे थे कि 4 वर्ण बताया गया है। अच्छा, संयुक्त वर्ण 4। सूर्यमिका व्याकरण ऐसा होगा, जो मैं अभी पुस्तक पढ़ाती हूँ स्कूल में, उसमें हम देखी हूँ। अच्छा। तो उसमें तो अयोग वाह के बारे में भी होगा ना, अगर 6ठी 5वीं में होगा तो। हाँ हाँ हाँ, आयोग वाह भी है। हाँ, तो ऐसे अभी प्रायः ये सारे जितने भी व्याकरण की किताब हैं बड़ी बड़ी, वो सब किताब में प्रायः 9 के बराबर होते हैं। जैसे इसमें अभी मैं देख रहा हूँ, पुस्तक का नाम आप लोगों को पता ही होगा। इसमें देखिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 के आसपास लिखे गए। ठीक है, तो अर्धमात्रिक किसे कहते हैं? तो अर्धमात्रिक उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण को अधिकतर जो सुनिए ना महोदय, जो अधिकतर ये सीबीएसई बोर्ड का जो व्याकरण का बुक है ना, उसमें अधिकतर बुक में इस तरह दिया गया है। चलिए, एनसीईआरटी की जो किताब होगी वो एनसीईआरटी वाला में नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई वाला में है, सीबीएसई वाला में। सीबीएसई तो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में। चलिए, वहां का अलग का मैटर है। यहाँ तक हम लोग, यहाँ तक बातें स्पष्ट सभी लोगों को हो गया। हाँ महोदय, इन्हीं को कोई संशय हो तो पूछने का पहले कार्य करेंगे। न हो गया है। इन्हीं को कोई संशय शंका हो तो आप पूछिए, क्योंकि यहाँ हर लोग बताने के लिए तैयार हैं। किन्हीं को कोई भी पूछ सकते हैं। गोपाल महोदय, आगे बढ़ा जाए। जी, गोपाल महोदय नहीं पहुंचे हैं क्या घर पर आज? चलिए, तो आप सभी लोगों के लिए कार्य हो गया कि वर्ण प्रकरण जितनी भी आपके पास किताब हो, जो भी किताबें आपके पास हो, उस किताब से वर्ण प्रकरण को आप पूरे निचोड़ कहते हैं, बारीकी से एक बार 2 बार पढ़ लेंगे। अगले सप्ताह में हम लोग जो है व्याकरण जब पढ़ेंगे तो वर्ण प्रकरण ही चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 मिनट में पूरे वर्ण प्रकरण समझाना होगा। संभव नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगर वैसा, क्योंकि मैं अभी 26 मिनट का रिकॉर्ड हो गया है, 26 मिनट से हमने इतना किया है। और ये होना चाहिए कि आपके पास किताब यानी पुस्तक आपके पास नहीं होनी चाहिए, आप कॉपी देकर नहीं बोले। ठीक है, वैसे देख के नहीं बोलना है। देख के नहीं बोल रहा। 1 सप्ताह का समय आपको मिल रहा है। देखकर कौन कौन बोल सकते हैं? जैसे मीरा महोदय अपना देखकर वो बोल सकते हैं। अनिल महोदय को देखकर नहीं बोलना होगा। सरिता महोदया को देखकर नहीं बोलना होगा। और प्राय सीमा महोदया को भी देखकर बोलने को नहीं बोलूंगा। गोपाल महोदय इच्छानुसार है। गोपाल महोदय इच्छानुसार है। वो अगर इच्छा है तो देख करके भी बोल सकते हैं और बिना देखे हुए भी बोल सकते हैं। बाकी लोग बिना देखे हुए बोल सकते हैं। और जिन्हें शंका होगी वो तो पूछने का कार्य करेंगे। चलिए, तो मैं अभी पूछने का आरंभ करता हूँ, पूछता हूँ इससे कितना अभ्यास हो पाता है। दीपा महोदया, आप अनम्यूट करेंगे। आम महोदय। चलिए, तो